चलो, हेलो गाइस, दिस इज सीए करण सतीजा और मैं सभी सीए इंटर स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ एक जीएसटी का डिटेल रिवीजन सीरीज। दोस्तों, अगर आप लोग सीए इंटर का मई 26 से लेके जनवरी 2027 में अटेम्प्ट देने वाले हो, या फिर सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स जून 26 या दिसंबर 26 में अटेम्प्ट देने वाले हो, तो दोस्तों ये रिवीजन सीरीज में आप लोगों के सारे कंसेप्ट इन डिटेल में यहाँ पे रिवाइज करने वाला हूँ। तो आप लोगों को बस क्या करना है, जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल है उसको ओपन करके बैठना है और सारे पॉइंट्स को मेरे साथ यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करना है। सर, अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है और ये बुक्स अगर आप लोगों को चाहिए रहेगी तो आप लोग हमारे ekatwamacademy.com पे वेबसाइट पे विजिट करके इन सबको बाय कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्टडी रेफरेंस मटेरियल है तो बेशक आप उससे पढ़ लेना, कोई भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन के साथ, जो बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के अंदर अपन देखेंगे आपका जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सर, जीएसटी इंडिया में कब आया था? तो दोस्तों, जीएसटी इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था 1 जुलाई 2017 में। पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हुआ था ये 8 जुलाई 2017 से, बट इसकी प्लानिंग काफी पहले से चालू हो गई थी। ईयर 2000 में सबसे पहली बार प्रपोजल किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि इंडिया में हम लोग जीएसटी को लेके आएंगे। ईयर 2003 में एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी, कैलकट टास्क फोर्स कमेटी, जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, वर्किंग कैसा होगा, उन सबका स्टडी कर रहे थे। फिर फाइनेंशियल ईयर 2006-7 का जब बजट प्रेजेंट हो रहा था, तब के प्राइम मिनिस्टर पी चिदम्बरम सर ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि 1 अप्रैल 2010 से हम लोग इंडिया में जीएसटी को रोल आउट करेंगे। बट ड्यू टू सम रीजंस वो जीएसटी इंडिया में नहीं आ पाया। तो इसके लिए 2016 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये अमेंड करने के बाद में 2016 में आपका जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल का इनकॉर्पोरेशन का डेट है 15 सितंबर 2016। इस दिन पे जीएसटी काउंसिल को प्रेसिडेंट ने बना दिया था, और ये काउंसिल बना था आपका अंडर आर्टिकल 279A। फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आ गया था 1 जुलाई 2017 को कि इंडिया में जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। बट यहां तक बात खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक जीएसटी नहीं लग रहा था। तो 8 जुलाई 2017 वाज द फर्स्ट टाइम जब जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लाया गया, यानी कि इफेक्टिवली पूरे इंडिया को जीएसटी एप्लीकेबल कराया गया आपका 8 जुलाई 2017 से। सर, इंडिया में टोटल 2 टाइप के टैक्सेस रहते हैं। पहला रहता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर, डायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो एक पर्सन के इनकम के ऊपर लगाया जाता है। जो भी आप लोग इनकम अर्न करो, आपकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। अगर आप लोग कोई भी टैक्स किसी भी पर्सन के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगा रहे हो, उसको बोलेंगे अपन आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सारा हैंडलिंग करता है आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपका हैंडलिंग करता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फिर अगला पॉइंट अपन देखेंगे, जीएसटी आने के पहले कितने टैक्सेस हुआ करते थे। तो टोटल आपके 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो मर्ज होकर आपका क्या बना था, जीएसटी। बट उसके अंदर की अगर मैं 3 इंपॉर्टेंट टैक्सेस की बात करूं, तो एक लगता था आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अगर गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करता था और एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करता था। दूसरा टैक्स होता था आपका सर्विस टैक्स। अगर एक पर्सन ने सर्विसेज दी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स को लेवी करता था और कलेक्ट करता था। थर्ड पॉइंट आता था आप लोगों का वैल्यू एडेड टैक्स। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होता था तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस को लेवी करता था और कलेक्ट करता था। ठीक है। फिर ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा अपन इंडिया के अंदर जीएसटी को लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। गवर्नमेंट का एक मोटिव था वन नेशन वन टैक्स लाना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल करा दिया 1 जुलाई 2017 से। इफेक्टिवली पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो गया 8 जुलाई 2017 से। सर, जीएसटी किसको एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। जीएसटी के अंदर टोटल 5 एक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है आपका सीजीएसटी, दूसरा आता है आप लोगों का एसजीएसटी, थर्ड आता है आईजीएसटी, फोर्थ आता है यूटीजीएसटी, और लास्ट में आता है आपका कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। सर, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट और आपको पढ़ना है एक चैप्टर के लिए आईजीएसटी एक्ट।
सर जीएसटी एप्लीकेबल है आपका पूरा इंडिया के लिए, तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा इंडिया का मतलब क्या है। तो इंडिया बेसिकली जितना भी अपना लैंड मास है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है वो आपका इंडिया का पार्ट फॉर्म करेगा। और इंडिया आपका सी में, समुद्र में, ओशन में, यानी कि इंडिया आपका पानी में एक्सटेंड होता है टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक। इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड होता है बच्चों? आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, जिसके अंदर के जो आपका पहला 12 नॉटिकल माइल्स है उसको बोला जाता है आपका टेरिटोरियल वाटर। तो पहले 12 नॉटिकल माइल्स को आपका क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल वाटर बोला जाता है। फिर सर गवर्नमेंट के पास कहाँ पे पावर दी गई है कि वो टैक्सेस को लेवी कर सकते, कलेक्ट कर सकते या टैक्सेस को ला सकते? उसके लिए अपन देखेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका आज के टाइम पे क्या माना जाता है? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया माना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स को आप लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि टैक्सेस को लेवी करना है या कलेक्ट करना है तो आपके पास होना चाहिए अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर अथॉरिटी ऑफ लॉ यहाँ पे दो जगह पे लिखी गई है। सबसे पहले लिखा गया हुआ है आपका आर्टिकल 245 के अंदर। आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि आप होल ऑफ इंडिया या तो पार्ट ऑफ इंडिया के लिए टैक्सेस को लेवी या कलेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरा आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट रिसेस में है और प्रेसिडेंट को कोई अर्जेंट बिल लेके आना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है अंडर आर्टिकल 123। ये हो गया आपका आर्टिकल 265। सेकेंड आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात करता है। सबसे पहले रहती है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकेंड रहती है आप लोगों की स्टेट लिस्ट और थर्ड रहती है आप लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारी बातें आती है जिसके ऊपर डिसीजन लेने का पावर दिया गया हुआ है पार्लियामेंट के पास। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स आते हैं जिसके ऊपर डिसीजन लेने का अथॉरिटी दिया गया हुआ है आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स आते हैं जिसका डिसीजन लेने का पावर सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। बट हाँ, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कुछ भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रीवेल ओवर स्टेट गवर्नमेंट। ये था आपका आर्टिकल 246। फिर अपन देखेंगे कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहला, डायरेक्ट टैक्स एक पर्सन के इनकम के ऊपर लगाया जाता है और वो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया है पर्सन डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट को पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका किसके ऊपर लगाया जाता है? जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया उसके ऊपर आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स सप्लायर क्या करता है? रेसिपिएंट से कलेक्ट करता है और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज पेड बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट बट सच अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम रेसिपिएंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स आपका नेचर में रहता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब भैया जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका इनकम टैक्स वैसे वैसे बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स आपका रेग्रेसिव इन नेचर है। आपका इनकम कितना भी हो सब लोगों को सेम रेट से यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट। डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट सेम पर्सन के ऊपर फॉल होता है, जो पैसा कमाएगा वही पैसा गवर्नमेंट को पे करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट है वो डिफरेंट पर्सन पे जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे सप्लायर करेगा बट ये पैसा वो कलेक्ट रेसिपिएंट से करके गवर्नमेंट को पे करेगा। इनका डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल में आता है आपका इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आता है आपका जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इवेजन करना पॉसिबल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इवेजन करना हार्डली पॉसिबल है। इनकम टैक्स के वजह से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है। जीएसटी की वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आपका इन्फ्लेशन क्या होता है? प्रमोट होता है। उसके बाद में इंपोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये दूसरे पर्सन के ऊपर बर्डन जाता है। बर्डन इनकम टैक्स का शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि जिसने पैसा कमाया वही गवर्नमेंट को टैक्स देगा। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का, बर्डन आता है आपका ऑन फाइनल कंज्यूमर। बर्डन किसके ऊपर आता है भैया? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आता है। इनकम टैक्स आप लोगों का लगता है जब आपने इनकम को कमाया, है ना,
जब आपने इनकम को कमाया। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जब आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया। ये हो गया आपका डिफरेंस वाला पॉइंट। अगला पॉइंट बात करेंगे अपन फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहले ये टैक्स आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर देना है। सेकेंड पॉइंट, यहां पे बर्डन किसके ऊपर जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर जाता है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर पे जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। फोर्थ पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते, जिसके अंदर वो हार्मफुल एंड सीन गुड्स के ऊपर ज्यादा रेट से जीएसटी लगाते हैं, पब्लिक वेलफेयर के गुड्स के ऊपर जीएसटी को कम रेट से लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का वाइडर टैक्स बेस है क्योंकि मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के अंदर कवर्ड है और थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन भी बहुत लो रखा गया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेग्रेसिव इन नेचर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम सबको सेम अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। और लास्ट में यहाँ पे सप्लायर को कोई भी डायरेक्ट पिंच महसूस नहीं होता है, रादर रेसिपिएंट को कोई भी डायरेक्ट पिंच महसूस नहीं होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि रेसिपिएंट पेमेंट सप्लायर को देता है, सप्लायर आगे पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। सर फिर जीएसटी लाने के लिए जरूरत क्या पड़ी थी? क्योंकि जीएसटी आने के पहले जो पुराने टैक्सेस थे ना, उनके अंदर सर्टन डेफिशिएंसीज थी, वो डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया था। सबसे पहले डेफिशिएंसी थी यहाँ पे डबल टैक्सेशन। सर्टन ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे जीएसटी आने के पहले, जो सप्लाई ऑफ गुड्स भी माने जाते थे, सप्लाई ऑफ सर्विस भी माने जाते थे, यानी कि उसके ऊपर वैट भी लगता था, उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था। अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है ना, उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता था, तो एक ही ट्रांजैक्शन उसके ऊपर दो दो टैक्स लगते थे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है, जो अलग अलग स्टेट है ना, डिफरेंट स्टेट, वो वैट को चार्ज कर रहे थे, डिफरेंट रेट से चार्ज करते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था ना, मार्केट के अंदर इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखता था। जहां पे आपका वैट का रेट कम है वो इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा होते थे, जो स्टेट में वैट के रेट ज्यादा है वहां पे आपके ट्रांजैक्शन कम हुआ करते थे। फिर एक अगला पॉइंट आता था आपका एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, वैट आपका सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट वैट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता था, वैट का पेमेंट एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता था। फिर वैट आने के बाद में भी सेवरल स्टेट टैक्सेस थे, जैसे कि आपका लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जिसको वैट के अंदर सबस्यूम यानी कि मर्ज नहीं किया गया था, मल्टीपल स्टेट के टैक्सेस लगते थे। फिर वैट जो लगता था आपका गुड्स के ऊपर, वो सर्विस टैक्स के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ था, यानी कि वैट का पेमेंट सर्विस टैक्स में एडजस्ट नहीं होता था, सर्विस टैक्स का पेमेंट वैट में एडजस्ट नहीं होता था। और लास्ट में अगर आपने दूसरे स्टेट से परचेस किया तब आपको सीएसटी पे करना पड़ता था। सीएसटी का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, दैट इज सीएसटी वाज नॉन वैटेबल। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा अपन जीएसटी को लेके आएंगे, जिसके अंदर आपका वन नेशन वन टैक्स होगा। ये करने के लिए डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया वाया कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। काफी सारे आर्टिकल्स लाए गए, अपने सिलेबस में 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 246A बात करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। आर्टिकल 246A ने इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास इक्वल पावर्स दिए जीएसटी के पूरे वर्किंग के बारे में। आर्टिकल 246A ने परमानेंटली आउटसाइड जीएसटी एक पॉइंट को रखा हुआ है, परमानेंटली आउटसाइड जीएसटी, वो है आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी कभी भी नहीं आएगा। सर अगर लाना रहेगा तो आपको वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर एक दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट ने लाया था, आर्टिकल 279A, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बनाया था आपका जीएसटी काउंसिल। देखो जीएसटी लाने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस को मर्ज किया गया था, तो ये पूरा फंक्शनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, जो बॉडी का नाम बन गया आपका जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे रहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। ये दोनों बंदे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बन गए, और आपके जितने भी स्टेट्स है ना, वो हर एक स्टेट का मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन या तो एनी अदर मिनिस्टर एज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या बन जाएगा, मेंबर। जीएसटी काउंसिल अपने आप में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा डायरेक्टली, काउंसिल का काम है खाली रिकमेंडेशन करना। काउंसिल रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो।
काउंसिल कौन से बातों पे रिकमेंडेशन करेगा, तो जीएसटी आने के पहले कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर आने चाहिए थे उसका रिकमेंडेशन दिया। दूसरा, काउंसिल ने ये बताया कौन से गुड्स के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या कौन से गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जीएसटी का मॉडल कैसा रहेगा, फंक्शनिंग कैसा होगा, वो सब बताया। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया था कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर क्या रहना चाहिए, बिलो विच गुड्स और सर्विसेज में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट को डिफाइन किया है, जो अपन इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में देखेंगे। फिर अगला पॉइंट बोला था कि क्या क्या रेट से जीएसटी लगना चाहिए। फिर अगर कोई भी स्पेशल रेट लगाने के स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कोविड आ गया था तो कोई स्पेशल रेट लगाने के क्या, वो भी काउंसिल रिकमेंड करेगा। फिर यहाँ पे अब जीएसटी काउंसिल ने 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स को नोटिफाई किया है। 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, उनके लिए अगर कोई अलग से प्रोविजंस वगैरह करनी रहेगी वो भी काउंसिल यहाँ पे रिकमेंड करेगा। फिर काउंसिल लास्ट में रिकमेंड करेगा वो दिन जिसके टाइम पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी कब से आएगा, इसका रिकमेंडेशन काउंसिल देगा, नोटिफाई गवर्नमेंट करेगा ऑफिशियल गैजेट में। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से, पहला हो गया आपका पेट्रोल क्रूड, सेकेंड हो गया हाई स्पीड डीजल, थर्ड हो गया आपका मोटर स्पिरिट जिसको कॉमनली पेट्रोल भी बोलते हैं, फोर्थ हो गया आपका नेचुरल गैस, फिफ्थ हो गया आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जीएसटी काउंसिल की कोई भी मीटिंग को वैलिड मीटिंग डिक्लेयर करने के लिए आपको कोरम चाहिए 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट टू डिक्लेयर अ मीटिंग एज अ वैलिड मीटिंग। अगला पॉइंट बात करता है जो भी काउंसिल के डिसीजन लेने के लिए उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स। तो आपको मेजॉरिटी कितने का चाहिए, 3/4 ऑफ वेटेड वोट। सर वेटेड वोट में सेंट्रल गवर्नमेंट को वेटेज दिया गया है 1/3, स्टेट गवर्नमेंट को वेटेज दिया गया है 2/3 का। फिर और एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 269A, ये बात करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट नेचर का है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा पार्लियामेंट और टैक्स वो बांटेगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। तो टोटल आपके यहाँ पे सेंटर के 8 टैक्सेस है, स्टेट के 9 टैक्सेस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है स्टेट द सेंटर टैक्सेस विच आर मर्ज इनटू जीएसटी, तो आपको ये 8 नाम लिखने। अगर उन्होंने बोला स्टेट द टैक्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच आर मर्ज इनटू जीएसटी, तो आपको ये वाले नाम लिखने। नाम को ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले सेंटर का पहला टैक्स आ जाता है आपका सेंटर एक्साइज ड्यूटी, सेंटर एक्साइज ड्यूटी। सेकंड पे आ जाता है आपका एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। थर्ड पे आप लोग याद रखोगे सर्विस टैक्स। फोर्थ पे आप लोग याद रखोगे एडिशनल कस्टम ड्यूटी, नहीं तो उसको बोल सकते हो आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी। फिफ्थ पे आप लोग याद रखोगे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सिक्स पे आप लोग याद रखोगे एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। सेवन पे आ जाएगा आपका सेंट्रल सरचार्जेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट आता है आपका सेंट्रल सेसेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर 9 स्टेट के टैक्सेस जो मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। पहला आता है आप लोगों का वैट, जिसको आप सेल्स टैक्स भी बोल सकते हो। सेकंड आता है आप लोगों का सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसको लेवी सेंटर गवर्नमेंट करता था बट कलेक्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट करता था। थर्ड आ गया आपका एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाय लोकल बॉडीज, यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज वो आज भी लग रहा है। फिफ्थ आ जाता है आप लोगों का लग्जरी टैक्स। सिक्स आता है आपका एंट्री टैक्स जिसको अपन ऑक्ट्रॉय बोलते थे। सेवेंथ आता है परचेस टैक्स। एट आता है टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट। नाइन्थ आता है आपका टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, सॉरी ये 8 पॉइंट था। नाइन्थ आता है आपका टैक्सेस सेसेस एंड सरचार्ज सो फार दे रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज होकर आपका जीएसटी बन गया। बट सर जीएसटी आने के बाद में भी कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुए। आपको एग्जाम में कभी ये अलग अलग सेंटर एंड स्टेट का नहीं पूछेंगे, या आपको कंबाइन करके पूछेंगे कि कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। सेकंड आता है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी। थर्ड आता है आप लोगों का स्टैम्प ड्यूटी। फोर्थ आता है प्रोफेशन टैक्स। फिफ्थ आता है आपका मोटर व्हीकल टैक्स। सिक्स आता है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी। सेवेंथ आता है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। एट्थ पे आता है आपका सेफगार्ड ड्यूटी। और नाइन्थ पे आप लोग याद रखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेसेस। तो ये टैक्सेस जीएसटी आने के बाद में भी आज भी एज इट इज लगते जा रहे हैं। फिर जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड होगा उतनी ही अमाउंट पे गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स लेगा। ये है आपका कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट।
अगर आपने पहले कोई टैक्स का पेमेंट किया रहेगा ना, उसका आप लोग क्रेडिट बोल के बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि अगर पर्सन वन ने 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज का जीएसटी पे किया है, पर्सन वन ने, ठीक है, ये उसने क्या किया था, परचेस। अगर भैया उसने इसको सप्लाई कर दिया लेट से 120 रुपीज में, तो उसने ऊपर उसने 12 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया रहेगा। अभी ये पर्सन को 12 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना है, बट उसने ऑलरेडी 10 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो उसने एडिशन कितने रुपीज का टैक्स पे किया, 2 रुपीज का। अगर इसने मार्केट का वैल्यू एडिशन देखोगे तो 20 रुपीज का वैल्यू एडिशन था, बस उसी के ऊपर उसको टैक्स पे करना है, यानी कि वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स पे हो गया, और जो आपने पहले टैक्स पे किया था उसका आपको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। बट फिर इसका बर्डन जो है वो बर्डन बेयर कौन करेगा, तो जो फाइनल कंज्यूमर रहेगा, जो कौन रहेगा आपका फाइनल कंज्यूमर रहेगा, वो इसका बर्डन बेयर करेगा, फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर इसके अंदर कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं है, दैट इज यहां पे आपका टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी आपने टैक्स पे किया उसका आपको क्रेडिट अगले चेन में मिलते जाएगा। और लास्ट में जीएसटी है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जो स्टेट में आपका गुड्स और सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट को इसका यहाँ पे रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है सर जीएसटी के बाहर क्या क्या है। सबसे पहले आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको जीएसटी से परमानेंटली बाहर रख दिया है। आज के टाइम पे जब इसका प्रोडक्शन होगा इसके ऊपर लगेगा आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जब इसका सेल होगा तब लगेगा वैट। सेकेंड पॉइंट आता है आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको जीएसटी से टेम्पररी बाहर रखा हुआ है, तो इनका जब आज के टाइम पे प्रोडक्शन होगा इसके ऊपर लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और जब इसका सेल होगा उसके ऊपर लगेगा वैट। थर्ड पॉइंट आता है आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी लग रहा है बट नील रेट से लग रहा है, मतलब एज गुड एज 0% हो गया, तो इसके ऊपर आज भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रहा है जो पहले स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। प्रॉपर्टी टैक्स सच एज स्टैम्प ड्यूटी आज भी एज इट इज लग रहा है, मोटर व्हीकल टैक्स आज भी एज इट इज लग रहा है, और एंटरटेनमेंट टैक्स जो आपका स्टेट अथॉरिटी ने कलेक्ट किया है वो आज भी एज इट इज लग रहा है। सर ऐसे 2 प्रोडक्ट है जो जीएसटी आने के बाद में पहले वाले भी टैक्सेस लग रहे हैं, अब भी वाले टैक्सेस भी लग रहे हैं। पहला आता है आप लोगों का टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्शन के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा और उसके सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। सेकेंड आता है ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इसके प्रोडक्शन के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, इसके सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर है। इंडिया में अगली बात कर रहे हैं, जीएसटी आपका डुअल मॉडल में चलता है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अपने यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, तो दोनों गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो इंडिया में जीएसटी डुअल मॉडल से लगाते हैं। डुअल मॉडल यानी कि अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, साथ में लग जाएगा या तो यूटीजीएसटी, और अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है इसके ऊपर लगेगा आपका आईजीएसटी। सर सबसे मेन बात, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये आपका फॉल कर रहा है इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, उसको अपन बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल हो रहा है बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, उसको अपन बोलेंगे आपका इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है। सबसे पहले आपके इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट मिला, कंप्लायंस का काम इजी हो गया, टैक्स रेट एंड टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो गया अक्रॉस इंडिया, कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था, फिर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो गया, और मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को गेन हो गया क्योंकि उनका जो फाइनल कॉस्ट था वो जीएसटी आने की वजह से कम हो गया। फिर गवर्नमेंट के लिए क्या क्या फायदे हुए, टैक्स वॉज इजी एंड सिंपल टू एडमिनिस्टर, कंट्रोल अच्छे से लीक होने लगे क्योंकि रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी आने लग गई क्योंकि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया, लास्ट में मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव को बूस्ट मिल गया। कंज्यूमर के लिए क्या क्या फायदा हुआ था, एक सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स लग रहा है जो आपका प्रोपोर्शनेटेड टू वैल्यू ऑफ टैक्स। जीएसटी आने के पहले एक ट्रांजैक्शन को गुड्स एंड सर्विसेज बोल के टैक्स लगता था ना, तो कभी 100 रुपीज का अगर वैल्यू है ना तो 150 रुपीज के ऊपर टैक्स लिया जाया करता था। जीएसटी आने के बाद में आपको सिर्फ 100 रुपीज के ऊपर ही टैक्स देना है, और सेकेंड ओवरऑल टैक्स का बर्डन कम हो गया अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए।
सर जीएसटी में बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन हमेशा लेना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अगर आप ये 4 स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर गया। फिर आप गुड्स को बेचो या सर्विसेज को बेचो, फर्क नहीं पड़ता। वो 4 स्टेट से आपके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। यहां पे आप लोग गुड्स को बेचो, सर्विस को बेचो, फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बाद में ऐसे 4 स्टेट्स आते हैं जहां पे आप लोग गुड्स को बेचो या सर्विसेज को बेचो, फर्क नहीं पड़ता। एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन लेने का नहीं, 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 4 स्टेट के नाम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। फिर ऐसे 3 स्टेट है जहां पे अगर आपने सिर्फ गुड्स को बेचा, ओनली गुड्स, तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। बट अगर सर्विस आ गई थोड़ी भी या पूरी तो 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने का नहीं, 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो 3 स्टेट है जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से ये 4 और ये 3, ये टोटल बन जाते हैं आपके 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद में 2 नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट थे, पुडुचेरी और तेलंगाना। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे भी आप लोग गुड्स को बेचो या सर्विसेज को बेचो, 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, 20 लाख के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये पॉइंट इन डिटेल में आप लोगों का रिवाइज करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को ब्रीफ दे दिया है। सर यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था एग्रीगेट टर्नओवर। तो वो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट का। तो एग्रीगेट टर्नओवर को अपन सबसे पहले 2 पॉइंट्स के अंदर बांटेंगे। पहला आ जाएगा आपका इंक्लूड्स वाला पॉइंट, दूसरा आ जाएगा एक्सक्लूड वाला पॉइंट। इंक्लूड के अंदर सबसे पहला वाला पॉइंट क्या आता है? आपके सारे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आ जाएंगे जो टैक्सेबल है अंडर जीएसटी, आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। आपको आपके सारे एग्जेम्प्ट सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा। सर अभी यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आपके टोटल 3 टाइप के सप्लाई आते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आपके 3 टाइप के सप्लाई आते हैं। पहला आता है आपका नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई यानी कि जीएसटी एक्ट के अंदर उसके ऊपर टैक्स लिखा हुआ है 0%, वो ऐड हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा आप लोगों का होली एग्जेम्प्ट सप्लाई। गवर्नमेंट ने सर्टन ट्रांजैक्शंस को या सर्टन सप्लाई को पब्लिक वेलफेयर के लिए जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा आप लोगों का नॉन टैक्सेबल सप्लाई। थर्ड क्या आ जाएगा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपकी 2 बातें आती है। एक तो आता है आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा आता है आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके ऊपर जीएसटी वैसे नहीं लगेगा बट ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड इंक्लूड होता है आपका एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। सर जीरो रेटेड सप्लाई का एक एग्जांपल ये वॉच अगर मैंने इंडिया में बेची तो इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18% से। बट यही वॉच को अगर मैंने एक्सपोर्ट किया या ये वॉच को मैंने SEZ को बेचा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 0% से, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो भैया एक जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है कि अगर इंडिया में बेचोगे तो टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट करोगे या SEZ को दोगे तो रेट 0% हो जाएगा। बट नील रेटेड का मतलब क्या है? आप उसको किधर भी बेचो, उसके ऊपर रेट ही कितना परसेंट लगने वाला है? 0%। और इंक्लूड के अंदर एक लास्ट पॉइंट आता है, अगर आपने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई किया बिटवीन अ पर्सन हैविंग अ सेम पैन। मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस है, मेरा गुजरात में बिजनेस है, महाराष्ट्र ने गुड्स ट्रांसफर किए गुजरात को, उसको भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट एक्सक्लूड में क्या आता है? टैक्सेस चार्ज अंडर जीएसटी। सिर्फ जीएसटी के टैक्सेस जो भी चार्ज हो रहे हैं वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगे। बट सर अगर यहाँ पे मैंने कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किया या कोई भी मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट किया, म्यूनिसिपल टैक्सेस का, तो ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगे। सिर्फ जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा आपके एग्रीगेट टर्नओवर में। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाई किया है, इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या? परचेस, और आपको उसके ऊपर आरसीएम पे टैक्स देना है आपको, यानी कि रेसिपिएंट को गवर्नमेंट को आरसीएम बेसिस पे टैक्स देना है, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर, सर आपका जो भी आईटीसी वगैरह है उसका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? तो अगर आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है, वो सबसे पहले आईजीएसटी के लायबिलिटी के अगेंस्ट पे होगा। उसके बाद में भी अगर आपके पास कोई भी आईजीएसटी का क्रेडिट बचता है वो यूज होगा बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर में यूज कर लो, पूरा सीजीएसटी, पूरा एसजीएसटी, 50-50, 20-80, 80-20, 70-30, कोई भी ऑर्डर में यूज कर लो।
स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपको CGST का क्रेडिट या फिर SGST का क्रेडिट यूज करना है, उसके लिए पहले ये आपका IGST का क्रेडिट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बात करता है, अगर आपके पास CGST का क्रेडिट है वो SGST के क्रेडिट के अगेंस्ट यूज नहीं होगा, और अगर आपके पास SGST का क्रेडिट है वो CGST के क्रेडिट के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। CGST पहले यूज होगा CGST के लाइबिलिटी के अगेंस्ट, उसके बाद में भी अगर कुछ अमाउंट बचता है तो CGST का क्रेडिट यूज होगा IGST के लाइबिलिटी के अगेंस्ट। लास्ट पॉइंट, SGST का क्रेडिट पहले यूज होगा SGST के लाइबिलिटी के अगेंस्ट, फिर भी कुछ बच जाता है तो यूज होगा IGST के लाइबिलिटी के अगेंस्ट। बट SGST के क्रेडिट को IGST के लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूज करने के लिए आपका CGST का क्रेडिट पहले क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है फटाफट लाइक करो, कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो जो आप लोगों को पसंद है, और आपके सभी फ्रेंड्स जिनका अटेम्प्ट मई 26 है, जैन 27 या फिर जून 26 या दिसंबर 26 है, वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।